हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम घटना चक्र पुनर्वलोकन सार देखेंगे, जिसमें आपको यूपी पीसीएस के, ठीक है, आरओ एआरओ यूडीसी क्लर्क के, इन सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस 2024, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 मार्च को है। ठीक है, और आर ओ जिसकी वैकेंसी आपकी आई हुई है, 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशल। लेकिन साथ ही साथ में ये जो क्लास है आपकी, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्ज़ाम मतलब ऑल एग्ज़ाम, ठीक है ना। चाहे आप इसमें एसएससी को ले लीजिए, सीपीओ को ले लीजिए, जीडी को ले लीजिए, दिल्ली पुलिस को ले लीजिए, यूपी पुलिस को ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेशली ये जो क्लास है आपकी, ये आपको काम करेगी यूपी पीसीएस में, आरओ एआरओ में और सीडीएस में। ठीक है, याद रखना। सीडीएस का 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपको ये काम करेगी, या फिर एनडीए में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से कम भी 18-20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के जो है सीडीएस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आते हैं, और कम से कम 12-13 क्वेश्चन आपके जो है आरओ एआरओ में आएंगे। ठीक है, और एनडीए में भी इसके कम से कम भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी आपकी, तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर देखना। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो बेटा एसएससी के एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन इसके जो है आते हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाते हैं एसएससी के। ठीक है, ओके, चलिए। तो एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। सभी शांति से क्लास को देखिए, डेली क्लास आएगी आपकी, ऑल इन वन क्लास है यार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक नंबर पहला बेटा आपका भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, टॉपिक नंबर पहला आपका क्या है? भारत का संवैधानिक विकास है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें? चलिए, अरे देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है? ये जो पॉइंट स्टार बने हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब जो है यूपी पीसीएस में आए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, इसलिए इनसे ना घबराए कोई भी। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा चलिए, क्या, वेरी गुड। ओके बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था बेटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता है भारत में से जो बर्मा है यानी म्यांमार जो है, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था। ये भी याद रखना आप। ठीक है, सब क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिक तरीके से आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय यानी सरकार का जो एक न्यायालय होता है, वो स्थापित किया गया था 1937 में। तो भारत का जो संघीय न्यायालय है उसे स्थापित किया गया था 1937 में। ठीक है, तो इससे पहले उसका जो नाम था वो क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है बेटा, देखो ये क्वेश्चन आपका मिलान में पूछा गया था यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो क्या दे रखा है? नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखो, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका नुक्कड़ नहीं है। ठीक है, देखो इसमें तो डायरेक्ट उत्तर दे रखे है ना, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी की स्थापना है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी, याद रखना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी बेटा? आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी 1774 में कलकत्ता में। इसके जो जज थे सर एलिजा एम्पे था, लिमिस्टर हाइड एंड लिमिस्टर बोरवेल और हाइड। इसके जो है अधीनस्थ न्यायाधीश थे।
इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी बेटा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को जोड़ा गया था, कि विधि सदस्य को जोड़ा गया था 1833 के द्वारा, यानी 1834 में जो है लॉर्ड मेकाले को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चारों ही क्वेश्चन जो है इन्होंने बहुत अच्छे पूछ रखे हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इससे पिछले साल जो है सिविल सर्विस में था, कि केंद्र में द्विविध शासन की जो व्यवस्था है किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम। और इस समय भारत के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, कौन थे, लॉर्ड माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। एक बार जितने छात्र जुड़ चुके हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जो है शांति से क्लास को देखे आपस में बातें ना करें, क्योंकि बातें आपके पेपर में नहीं आएगी, केवल क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो बातें ना करें कोई भी, केवल और केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कमेंट करने हैं तो सही जवाब कमेंट करिए, अदरवाइज आप शांति बना के जो क्लास को देखिए बस, ठीक है। चलिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी बेटा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कब बनाई गई थी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम के द्वारा। यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ये शक्ति ली गई थी, ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1935 के अधिनियम से ली गई थी, याद रखना, ठीक है। ऊपर क्या क्वेश्चन है बेटा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। किस पर आधारित है बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, याद रखना। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था बेटा 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक संघीय व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और केंद्र में द्वैध शासन, यानी राज्यों में नहीं, केवल केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और द्विसदन की व्यवस्था 1919 के द्वारा हुई थी, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है ये पॉइंट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था बेटा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत महासंघ भारत सरकार अधिनियम 1935 है। उसके बाद है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति दी गई है बेटा गवर्नर जनरल को। किसे दी गई है, गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, यानी भारत का एक लिखित संविधान है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है।
देखो भारत देश जो है इसका जो संविधान है वो लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 28 नहीं 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, याद रखना। ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 साल, ठीक है बेटा, 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 18 डे का समय लगा था, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है बेटा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है बेटा? क्योंकि यह भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, याद रखियो। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, देखो एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ये पैट मारा था पिछले साल, ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई की, आप कैसे पढ़ रहे बेटे इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। तो वर्ष 1937 के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो कुल 8 प्रांतों में बना था, याद रखियो। कितने प्रांतों में बना था बेटा? 8 प्रांतों में, ठीक है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और 1942 में इसके बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अरुणा आसफ अली ने जो है महात्मा गांधी के जेल में जाने के बाद में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जब बम्बई से शुरू हुआ था, जबकि 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी, ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। देखो सीधे सा मतलब है इसका, जो इल्बर्ट बिल था जो 1883 में आया था, ठीक है, इसका मतलब था कि आजानुज बैठ, जो इल्बर्ट बिल था जो 1883 में आया था, इसका सीधा मतलब ये था कि जो भारतीय जज थे और यूरोपीय जज थे इन दोनों को बराबर बराबर अधिकार देना, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, इस समय जो भारतीय जज होते थे वे अंग्रेजों पर फैसला नहीं दे सकते थे, ठीक है, जो अंग्रेज व्यक्ति हुए थे उन पे फैसला नहीं दे सकते थे। जबकि अंग्रेज आदमी जो अंग्रेजी जो जज थे वे भारतीयों पर भी और अंग्रेजों पर दोनों पर जो है अपना फैसला दे हुए थे, ठीक है। तो इस इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है, इस इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है भारतीय जजों को और अंग्रेजी जजों को जो है बराबर का अधिकार दिया गया था। और इस इल्बर्ट बिल का जो है अंग्रेजों ने क्या करा था? विरोध करा था, इसलिए इसको वापस ले लिया गया था। और आपको मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और बता दूं, आपको पता होगा 1881 में क्या हुआ था? 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, याद रखना, नियमित जनगणना हुई थी। और अब आपको ये भी याद आ गया होगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? जनगणना, देख लो भाई हिंदी थोड़ी सी, ठीक है, जनगणना, ठीक है। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इससे आपने क्या सीखा? इस समय जो भारत के क्या नाम है इसका, भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख। यानी एक सीट बराबर किसके थी? 10 लाख के। किसके थी? 10 लाख के। वन सीट, SEAT, वन सीट बराबर थी 10 लाख के। बंद करूँ के? बंद करूँ क्लास? आवाज आओगी फिर इसमें? ठीक है बना दी, चल ओके शुरू जा, ठीक है। ओके, तो भाई, तो वन सीट बराबर किस पे थी? प्रति 10 लाख पे थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये
मतलब 3 साल से यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में था, इस साल यूपी पीसीएस में भी था ये, ठीक है ना। आरओ एआरओ में भी आ रहा था ये क्वेश्चन आपका, और यूपीएससी का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आता है। अब आप देख लीजिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, पहले बात है कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, पहले बात तो यही है। तो आया कब था, 24 मार्च 1946 को, याद रखियो। ठीक है, कब आया था, 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पेंथिंग लॉरेंस था, स्टेपर्ट क्रिप्स था, और एबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है पॉइंट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया था बेटा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था, याद रखना। चलिए अगला है, 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो समझ लेना सीधा सीधा, या तो यूपीएससी में आ रहा है या यूपी पीसीएस में आ रहा है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाले ये। तो कथन क्या है, वेवेल योजना के अनुसार, वेवेल योजना आपको पता ही है, लॉर्ड वेवेल जो है भारत के वायसराय थे। तो वेवेल योजना जो है, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, तो कथन सही है, यानी वेवेल योजना जो थी, इसमें कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है, बस केवल और केवल कथन सही है, बाकी रीजन जो है गलत है इसका। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत का कौन सा वायसराय था, ठीक है, जिसकी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होती थी, तो वो था लॉर्ड वेवेल। कौन था, लॉर्ड वेवेल। चलिए अगला है पॉइंट आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था बेटा, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। कब आया था बेटा, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। ठीक है, याद रखना। तो भारत के लिए सर्वप्रथम जो है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कब आया था बेटा, 1934 में आया था, स्वराज पार्टी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1923 में, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में सही कथन बताना आपको। ठीक है, तो ये सारे कथन आपके सही है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको याद होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जो ड्राफ्ट्स कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, आराम से शांति तक काम करो, जा होगी शुरू। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उस उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, तीसरा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति। दूसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चौथा है, वह बहुदलीय निकाय थी। चलिए अगला पॉइंट है बेटा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, याद रखना। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, याद रखना। उस समय के जो प्रांत थे आज के राज्य है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है 3 बैठक हुई थी। 3 बैठक में जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बेटा। दूसरी जो है
11 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। और तीसरी जो है आपकी 13 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें क्या होता बेटा, इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। और इसमें क्या होता बेटा, इसमें आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव को रखा था, उद्देश्य का प्रस्ताव को रखा था संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, जिसे 22 जनवरी उद्देश्य का प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है अपनाया गया था, याद रखना। ये आज आपने एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज ये आपने पढ़ा था। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, तो पढ़ो ऐसा जो बार बार ना पढ़ना पड़े। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैंने आपको बता ही दिया था। कब बने थे, 11 दिसंबर 1940 को। और ये परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा से जो है मुस्लिम लीग नाराज थी। ठीक है, इसलिए उनको हटाना पड़ा था। और उसके बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1940 को। ये मैंने अभी बताया आपको। इस 9 दिसंबर 1940 में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बेटा। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है बेटा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। कब हुआ था बेटा, 9 दिसंबर 1940 को। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखना। कब हुआ था बेटा, 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था बेटा 22 जनवरी 1947 को। अभी बताया मैंने। मतलब जो उद्देशिका है, जो उद्देशिका है ना, ये उद्देशिका, इस उद्देशिका को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, याद रखना। प्रस्तुत कब हुई थी ये, प्रस्तुत कब हुई थी, 13 दिसंबर 1940 को। जबकि इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, मुझे लगा टॉपिक बदला दिखा वो हमारा, देखता हूँ एक बार टॉपिक ये चल रहा क्या। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ओके। ठीक है, चलिए। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती थी। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए सही कथन कौन से है, तो तीनों सही है आपके। कथन क्या है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव यानी 13 दिसंबर 1940 को इसको प्रस्तुत किया गया था, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, और संविधान के निर्माण पर इसका असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, याद रखना। इस तीसरी लाइन का मतलब है कि जो भारत का संविधान है उसे भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है उसमें लिख रहा है ना, हम भारत के लोग, यानी जो भारत का संविधान है उसे भारत के लोगों से शक्ति मिली हुई है, याद रखना। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए बेटा, 12। कितने हुए, 12। कितने हुए, 12। ठीक है,
तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए बेटा? 12 अधिवेशन हुए, याद रखना। कितने हुए? 12। चलिए, उसके बाद भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। वही नहीं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था बेटा 2 साल 11 माह 18 दिन। देखो ये मैंने बता दिया आपको। और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें करीब करीब बता रहा हूँ, करीब 64 लाख रुपया खर्चा आया था। ठीक है ना? वैसे तो 63,92,729 रुपये कुछ कुछ है, लेकिन लगभग 64 लाख रुपया मान सकते हैं। ठीक है। और स्टैम्प क्या थी उस समय? कमल, कमल नहीं, हाथी था शायद। ठीक है, हाथी की स्टैम्प थी उस समय। ठीक है, चलिए आलिया। ओके, तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मिलान का क्वेश्चन है। मिलान सही सुमेल इस प्रकार है। पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? H.C. मुखर्जी थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे बेटा? K.M. मुंशी थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। प्रारूप जो समिति थी इसके मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। याद रखना इस बात को। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे आपके H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की जो रियासत थी उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे बेटा? V.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है। इसके बाद है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा हम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। जो संविधान सभा थी उसकी एक प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रांतीय मतलब जैसे आपकी रियासतें आ जावे थी, इसमें सभी राज्य आ जावे थे। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको पता भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत का जो एकीकरण है ये किया था। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। बहुत सारे उपनाम हैं इनके, और इनका जो जन्मदिन है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है बेटा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आपको पता ही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, और 26 नवंबर को इनकी स्मृति में जो विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधि दिवस। ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे बेटा? सरदार पटेल। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। याद रखना, कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे बेटा? 6 थे। कितने थे? 6। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया था बेटा? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, याद रखना, कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे बेटा? B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव। याद रखना, कौन थे बेटा? B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बेटा? B.N. राव द्वारा। तो भारतीय
भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? BN राव ने। ठीक है। ओके। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।